आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जीरो टीवी नेट। मैं हूं आपके साथ मिर्जा शराफत हुसैन। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम सेकंड इनिंग्स। जैसा कि आप जानते ही हैं, प्रोग्राम सेकंड इनिंग्स में हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनैलिटीज के साथ कराते हैं जिन्होंने अपनी फर्स्ट इनिंग्स में काफ़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और सेकंड इनिंग्स में भी जो थमे नहीं है, रुके नहीं है, अभी भी पूरी एनर्जी के साथ अपनी एक्टिविटीज़ में मशगूल है, उनकी मुलाकात हम इस प्रोग्राम के जरिए आपसे कराते हैं। आज जो मुलाकात का शर्फ हमें हासिल हुआ है वह है जगमोहन सिंह रैना जी, जो कि एक एनवायरमेंटलिस्ट होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी है। सोशल एक्टिविटीज़ में भी मुसलसल अपनी फर्स्ट इनिंग से ही आज तक ये मशगूल रहे हैं। सीधे आपसे इनकी बात कराते हैं। जगमोहन सिंह जी, आपका सेकंड इनिंग्स प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर मकदम है। जगमोहन सिंह जी, आप एक मशहूर और नामवर एक बिजनेसमैन तो है ही, लेकिन पहले दिन से ही, फर्स्ट इनिंग से ही आप सोशल एक्टिविटीज़ में भी पूरी एनर्जी के साथ काम करते आए हैं। आज इन दिनों आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है? बिजनेस में कितना काम करते हैं और सोशल एक्टिविटीज़ जो है आपकी, वैसे थे एनवायरमेंटलिस्ट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी आप हाल ही में इलेक्ट हुए हैं, उस वाले से बताइए आजकल क्या प्रायोरिटीज़ है आपकी? देखिए, मैं पिछले 50 साल से पब्लिक लाइफ में हूँ कश्मीर में। जी। और मैंने लाइफ जो स्टार्ट की वो यूथ को लेके की, क्योंकि कश्मीर में जब मैं 72 की बात करता हूँ, उस टाइम में बहुत से नौजवानों को देखता था जिन्हें नेहरू पार्क देखने का मौका नहीं मिला। और कई बहुत से ऐसे लोग थे मेरे यूथ में जो अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। वो स्कूल से आते थे और घर में बैठ जाते थे, दैट वाज देयर, या मोहल्ले में कुछ गपशप रहती थी। तो मेरा ये आइडिया था कि आई मस्ट चैनलाइज द एनर्जी ऑफ दीज यंग पीपल फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड्स। तो तब मैंने इन तमाम यूथ को थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट किया, छोटी छोटी एक्टिविटीज स्टार्ट की। और उन एक्टिविटीज की मैं अगर डिटेल देने पर आ जाऊं तो कई प्रोग्राम उसमें चले जाएंगे। बट शॉर्टकट में ये कहूं कि मैंने बहुत से सेमिनार, सिम्पोजियम्स, कल्चरल एक्टिविटीज एंड देन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, उस तरह की चीजें जो कश्मीर में की। यहाँ तक कि मैंने बहुत से कैंप भी किए। गुलमर्ग में 120 लड़कों का कैंप ले गया, गांधरबल में 90 लड़कों का कैंप ले गया। तो ये सब चीजें जो की मैंने, इसमें सिर्फ यही था आइडिया कि जो मेरा यहाँ का यूथ है, ये मैं उस टाइम विजुअलाइज कर रहा था कि इनका जो एक किस्म की घर में बैठना, एक किस्म की शर्म और हया जैसी बातें थी कि साहब उनको बाहर लेना बड़ी इनोसेंट थी जी। तो मैं चाह रहा था कि ये लोग अपनी एनर्जी को जो है वो सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो उसमें ये हुआ कि जब मैं इनको बाहर निकाला तो फिर मैंने कुछ बाहर के लोगों को भी यहाँ बुलाया जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जैसे मीनू मसानी थे। मैंने यहाँ पर मतलब एक किस्म का कि आप प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को भी अपने इस प्रोग्राम में लाया। जब मैंने यहाँ कार्टून एग्जीबिशन की, बशीर अहमद बशीर जो एक बड़े हमारे फेमस कार्टूनिस्ट थे, तो उनको भी एक मैंने एक किस्म का आई फील कि मैंने उनको ऑनर दिलाया सोसाइटी में कि साहब एक कार्टूनिस्ट है, इसको कैसे ऑनर किया जाए। इसी तरह से माइग्रेटरी बर्ड्स आते थे और उसकी शूटिंग जो होती थी बड़ी इरेगुलर थी कश्मीर कि लोग गन उठाते थे और ये देखते थे कि बोरी भर के उनको ले जाएं इंस्टेड ऑफ कि ये एक स्पोर्ट्स बने। तो मैंने शुरुआत कहाँ से की कि हमारे चीफ मिनिस्टर थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उनके साथ थे मौलवी इफ्तिखार साहब और उनके साथ एक आदमी की और थे, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग हू वाज देयर। तो ये सारे लोग होकरसर में तकरीबन 40-50 बर्ड मारने के बाद ये निकल रहे थे। तो मैं अपने साथ ये टीम जो एज वाइल्ड लाइफ सोसाइटी के जो मेंबर थे, उसमें लड़कियां भी थी, उसमें लड़के भी थे, तो वहां लेके हम इकट्ठे हो गए और हमने वही प्रोटेस्टेड। हमने कहा साहब आप तो ये बर्ड आ रहे हैं बाहर से एक पीसफुल जगह पे और अपनी लाइफ और आप उनको मारना शुरू करें। बट अब एंड फारूक अब्दुल्ला एज चीफ मिनिस्टर, मीर नाइतुल्ला थे तब चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, दे सेड कि साहब नहीं, हमें इसको एज अ गेम बनाना है, नॉट एज शूटर। और उसके बाद काफी चेक हुआ। फिर इसी में वाइल्ड लाइफ सोसाइटी में मैंने चिनार को पकड़ा और चिनार एक और मुद्दे पे आप आ गए। जी जी जी। चिनार एक कश्मीर में एक ऐसी चीज थी जो आइडेंटिटी थी हमारी कश्मीर की, एक जो ठंड का एक माहौल देती थी उसके नीचे बैठने से। बट उसका जो पत्ता था, वो पत्ता जो था वो हमारे हैंडीक्राफ्ट कश्मीर के
शॉल पे था, वो हमारे वुड के ऊपर था, वो हमारे पितल के काम के ऊपर था। तो ये एक इतना इम्पोर्टेंट ट्री था कि हमारी सोसाइटी को बहुत कुछ दे रहा था। सर्दियों में लोग इसका पत्ता जिला के कांगड़ियों में गर्मी कला इस्तेमाल करते थे। तो मैंने कहा इसकी इम्पोर्टेंस तो उस वक्त ऐसे था कि इसको काटने के लिए डीसी ऑफिस जो था वो नोटिस लेता था, बट इसकी परवरिश के लिए कोई ना डिपार्टमेंट था और ना कोई बात कर रहा था। तो हमने इसमें एक रेजोल्यूशन मूव किया। उस टाइम हकीम हबीबुल्लाह वाज फॉरेस्ट मिनिस्टर और वो आए, और उस वक्त हमारे पास दिलीप कुमार थे जो फिल्म इंडस्ट्री के। तो हम ये सारे मिलके उनके साथ बिठा के वी मेड इट कि साहब आप इस को किसी डिपार्टमेंट के हवाले करिए चिनार को। ये कुछ चीजें हमने उस टाइम जो की, वो ये सब ये था कि इन नौजवानों के बीच में एक एहसास हुआ कि हम सोसाइटी के बीच में कंट्रीब्यूट करें। और मुझे याद है जब मैं 76-77 में ग्रेजुएशन कर रहा था, तो हम यहाँ एसपी कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो हमारा एग्जामिनेशन सेंटर था यहाँ पे एसपी स्कूल में। तो वहां पे माइक पे बाहर से लोग नकल जो है वो करवाते थे। यहाँ तक कि बड़ी हंसने वाली बातें थी कि वो जो रूम थे जिसमें एग्जाम होता था, वो स्टेयर टाइप का वो होता था जिसका एंड ऊंचा जैसा होता था। तो नीचे लड़के बिठा के रखते थे पहले ही, जो वहां बुक नोट्स वगैरह लेके आते थे और वो उनको फाड़ के देते थे। तो उसके बाद फिर वी मेक इट है कि सब हम लोग यहाँ पर एजुकेशन के ऊपर एक पूरा जोरदार एक अवेयरनेस लाएंगे कि ये नकल जो है बंद होगी। देन वी ऑर्गेनाइज अ सेमिनार ऑन एजुकेशन सिस्टम, और उसमें अब्दुल गनी लोन जो थे एजुकेशन मिनिस्टर था, वो उसमें शामिल हुए। जितने भी कॉलेजों के प्रोफेसर थे सब उसमें आए, यूनिवर्सिटी के लोग आए। तो हमने इन चीजों के ऊपर, बेसिक एजुकेशन की जो चीजें थी इसके ऊपर थोड़ा सा जोर लगाया। तो इस तरह से मतलब नंबर ऑफ एक्टिविटीज हैं जो मैं आपको क्या क्या एक्सप्लेन करूं। देन आई ऑर्गेनाइज अ स्कूटर रेस इन कश्मीर, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम। और स्कूटर रेस हारवन से लेके टीआरसी तक। अच्छा। और कितनी कोऑपरेशन मुझे एडमिनिस्ट्रेशन देती थी, बिकॉज ये सारी चीजें स्टेट के लिए नई थी और पहली बार हुआ करती थी। तो उसमें लोग जब इसमें पार्टिसिपेट किया तो 1 लाख के करीब नौजवान थे उस दिन, कॉलेजों स्कूलों से लोग आगे सारे उसमें शामिल करने के लिए कि साहब हम इस रेस में शामिल होंगे और उसको देखने के लिए आगे। और उस रेस का फाइनल पॉइंट पे उस वक्त के एक बड़े बड़े लीडर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला आए उस प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन वहां खड़ी थी। तो आप ये देखिए कि मेरे प्रोग्राम के साथ मैं इतना सेटिस्फाई फील करता था कि मैं तो कुछ भी नहीं था जी, बिल्कुल एक सोशल वर्कर ही था, बट मैं कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को बुला के उसको साथ लेके और उन यूथ को जो है एक एनर्जी देकर और एक दे देता था। बड़े बड़े सेमिनार जो हुए यहाँ पर, JRD टाटा के वो लोग यहाँ आए, मीनू मसानी आए, NA पालकी वाला आए, ये जो हमारे जस्टिस बशीर साहब थे, रियाज साहब जो वाइस चांसलर पंजाबी के थे, उस वक्त के पुराना जलाली PTI के चीफ होते थे, बड़े अच्छे अच्छे लोग, डॉक्टर आगा अशरफ साहब, ये सारे लोग मेरे इन प्रोग्रामों के साथ बड़ी गहरी दिलचस्पी रखते थे। और ये सिलसिला मेरा बहुत देर तक चला। उसके बाद भी फिर मैंने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडो पाक रिलेशन पर यहाँ सेमिनार किए। यहाँ एक बार ये हुआ कि हमारी जो चिट्ठियां थी बंद हो गई थी, रिलेशन दोनों मुल्कों के बिल्कुल बंद हो गए थे। तो लाल चौक में एक पोस्ट ऑफिस था अमीरा कदर, अच्छा, तो हमने वहां पर वो एक लेटर पोस्ट उसमें किया, पोस्टल डे मनाया। मतलब इस तरह की एक्टिविटीज की जिसमें एक अवेयरनेस हो हमारे नौजवानों में और उनको एंगेज भी करना। जी जी। तो एक फिर मैंने बुक बैंक मिशन स्कूल में काम किया। अच्छा। बुक बैंक उस नवीद का था कि साहब पुरानी किताबें लोग जो पढ़ गए हैं वो हमें वहां देते थे, तो जो नीडी लोग थे हमें उनको वो पुरानी किताबें जो है वो देते थे। तो मिशन स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा हॉल इसके लिए वहां दे दिया था। तो उसमें काफी मुझे तो लगता है कि 15-20 हजार किताबें मैंने कलेक्ट की एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड। ये सिलसिला चलता रहा काफी देर तक, पर नामालूम हालात की वजह से फिर कुछ चीजें रुकावट आ गई चली। तो उसके अलावा भी मैं बहुत से लोगों को यहाँ से, यूथ को मैं यहाँ से बाहर भेजता था सेमिनार वगैरह। यहाँ लेस्ली सानी प्रोग्राम बॉम्बे में एक सेंटर था, वहां पे जाते थे लोग,
क्योंकि वहाँ के इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेरा राब्ता बढ़ा। तो उस सारे लोगों के बीच में मेरे को अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट मीडिया के, जैसे खुशवंत सिंह भी ले लीजिए, उनका बेटा राहुल था, ये इन लोगों से भी मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात बने। हरदीप सिंह मलिक थे, एक एम्बेसडर थे हमारे, मतलब वो भी बड़े यहाँ हमारे साथ जुड़े इन चीजों में। तो ऐसे एक अच्छी खासी तादाद जो पूरे देश में एक नॉन लोगों की थी, वो मेरे इन प्रोग्रामों के बीच में आए। और फिर सबसे बड़ा प्रोग्राम वो हुआ जिसको हम गफ्फार गांधी बोलते हैं। गफ्फार गांधी को जिसको मतलब बहुत बड़ा नाम था, वो गांधी के एक बिल्कुल राइट हैंड आदमी थे। और हमारे इस जो अफगानिस्तान और इस बड़े एरिया में उनका इन्फ्लुएंस था, वो भी मेरे फिर यहाँ प्रोग्राम आए, मेरे यूथ के साथ वो बैठे और उनके साथ उनका एक इंटरेक्शन हुआ। तो वो भी बड़ी यही बातें कहते थे कि देश में लोग ज्यादा गरीब हैं, लेकिन देश में जो हुकूमत करते हैं वो अमीर लोग करते हैं। ऐसी कौन सी बात है? तो गरीब लोगों को इकट्ठा होकर सामने आना चाहिए और हुकूमत करनी चाहिए। तो बड़ा अच्छा कुछ सीखने को मिला ऐसे सब लोगों से। पर उसमें ये था कि मेरा यूथ कश्मीर में एक अच्छे हर फील्ड में जुड़ा रहा। फिर कश्मीर में एक यूथ वो था जो एक हाई क्लास सोसाइटी को बिलोंग करता था, जैसे बिजनेस के लोग थे सारे। तो उसमें फिर मैंने एक रोटरी क्लब यहाँ बनाया। अच्छा। जो वो हाई क्लास सोसाइटी के लोग थे वो सारे उस रोटरी क्लब में आए, जो रोटरी इंटरनेशनल का जूनियर क्लब होता है। अच्छा। तो उसको फिर मैंने बुनियाद डाली, उस पर हमने यहाँ जैसे फैशन शो किया, हमने यहाँ पर वो इन एड ऑफ फ्लड रिलीफ, और उसके जरिए भी बहुत से ऐसे कुछ एक्टिविटीज प्रोग्राम हुए। तो वो जो यूथ था, जो एक हमारी एलिट क्लास जिसको बोलते हैं कश्मीर की, उसके जो यंग क्राउड था, फिर उसको भी मैंने एंगेज किया इन सोशल एक्टिविटीज की तरफ। तो इस तरह से मुझे अपनी सक्सेस मिली लाइफ में कि मैंने इन तमाम चीज़ों को बड़े अच्छे ढंग से अपने दोस्तों की मदद से ये मैं अपने इस तरह से प्रोग्राम किए, जिसमें देश के और बाहर के लोग, हेलमट शेफर जो जर्मन के चांसलर थे, वो भी मेरे प्रोग्रामों में शामिल हुए। फिर मैंने यहाँ पर 1981 में आर्टिकल 370 पे फर्स्ट लॉयर्स कॉन्फ्रेंस भी की। अच्छा। और उसमें जितने लॉयर्स थे कश्मीर के, मेरे न्यूडोज में ये फंक्शन हुआ था। तो बहुत से ऐसे प्रोग्राम, मुझे तो अब इतना याद भी नहीं है कि मैं कितना आपसे बताऊं कि कितने प्रोग्राम ऐसे किए कि मैंने वैसे। फिर उसके बाद में यहाँ जो ये दौर रहा, उसमें मैं माइनॉरिटी ने मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो मैंने ये कोशिश की कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में यहाँ तालमेल बना रहे और जो पीसफुल माहौल है उसमें कंट्रीब्यूट किया जाए। जब आप नौजवान थे तो काफ़ी सारी इनिशिएटिव्स को आपने शुरू किया है नौजवानों की, यहाँ जो जम्मू कश्मीर के नौजवान थे इनकी बहबूदी के लिए। आज के जगमोहन सिंह रैना जी जो आज है, पहले नौजवान थे तो काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए, और आज जो जगमोहन सिंह रैना जी है, आज किन एक्टिविटीज़ में, अगर खुसून आज की बात की जाए, किन एक्टिविटीज़ में आप सरगर्म अमल हैं? देखिए सब, हाँ, मैं पिछले, क्योंकि मैं आपसे सही बताऊं कि मेरा ब्रेड एंड बटर जो है वो एक अपना पर्सनल कारोबार है, बट वो कारोबार इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मैंने अपनी सोच और अपनी मेहनत से उसको बहुत बड़ा कारोबार बनाया जी। और उसमें तकरीबन 25-30 के लोग जो हैं वो एक्टिवली मेरे इंगेज हैं, जो जिनकी रोजी रोटी हमारे इस ऑफिस के साथ वो भी रोजगार कमा रहे हैं, वो भी कमा रहे हैं। तो एक पब्लिक के साथ जुड़ा हुआ ये भी मेरा जो है एलपीजी का काम है, वो डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों को गैस पहुंचाना, ये मेरा कारोबार है। और कारोबार से बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। तो पर मेरी इसके बावजूद भी मेरी अभी भी जो अप्रोच है ये मेरी रोजी रोटी है, बट बेसिकली मेरा सारा टाइम सोशल वर्क में जाता है। तो अभी रिसेंटली हमारे चैम्बर का यहाँ इलेक्शन था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, हिस्सा लिया? तो मैंने उसमें हिस्सा लिया। लोगों ने कहा कि आप आइए, तो उसमें इलेक्शन में जीत गया, हमारा पूरा टीम जो है उसमें जीता है। तो मेरा उसमें था कि कश्मीर में एक इकॉनमी को रीबिल्ड करने की जरूरत है, क्योंकि पिछले 25-30 सालों में जो हमारी इकॉनमी है काफी शैटर हुई है। अब मेरी कोशिश ये है कि उस इकॉनमी को कैसे रिवाइव किया जाए, उसमें मदद की जाए और उसमें सोच विचार से काम किया जाए, क्योंकि हमारा यहाँ जो माहौल बना हुआ है, एजुकेटेड यूथ के पास जॉब नहीं। और मैं उस चीज को लेके इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठकर बात करूंगा
ताकि सरकार के सामने हम कुछ मुद्दे रखेंगे। बिल्कुल। तो मैं उसमें 2-4 बातें जो मैंने अभी काफी देर से मैं कहता आ रहा हूँ कि फिशरीज जो है हमारे कश्मीर में, इवन जम्मू में भी, जी। उसके लिए सोर्सेस वाटर बहुत है, लेकिन उसका यूटिलाइज अभी तक नहीं हुआ। होना तो चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि कश्मीर में मैक्सिमम नौजवानों को फिशरी सेक्टर के साथ जोड़ा जाए। इन्हें उसी तरह से जिस तरह हम इंडस्ट्रियल प्लॉट्स देते हैं, कोई इंडस्ट्री लगाइए, उसी तरह से इनको पॉन्ड के लिए लीज पे, आप पानी के किनारे पे आप इनको प्लॉट्स दें ताकि वो फिशरीज के फार्म खड़े करें, और उसमें वेस्ट कुछ नहीं होगा। पानी एक साइड से आएगा, उसमें से घूमकर दूसरी साइड से निकल जाएगा। बट वो फार्मिंग फिशिंग जो है वो मेरे 50-60 हजार लोगों को रोजगार दे सकती है। फिर सरकार जो है फिश कॉरपोरेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनाए ताकि उनसे फिश खरीद के मार्केट की जाए। हमारा एक ब्रांड है ट्राउट फिश, जिसकी हम 50-60 हजार। दूसरा, मैंने कई बार, मैं यहाँ गवर्नर साहब से बात होती रही या सेंटर के कुछ कई लोगों से बात होती रही कि टूरिज्म सेक्टर को खाली इन्होंने महदूद रखा है पहलगाम, गुलमर्ग, सोनामार्ग, कुछ मकामात। तो मैं इनसे कह रहा हूं कि छोटे छोटे क्लस्टर्स आप पैदा करिए। यहाँ हमारे कश्मीर में कोई कोना पकड़ लीजिए, कोई जगह पकड़ लीजिए, पानी और पहाड़ हमें दिखता है। आप वहाँ क्लस्टर बनाइए, 15-15, 20-20 होटल का, गेस्ट हाउस का, छोटे छोटे आप उस तरह का क्रिएट करिए, और 200-250 आदमी उसमें एडजस्ट हो जाएगा। वहाँ के मकामी लोग भी एक कुक बन जाएगा, एक उसमें रोजगार भी जनरेट, हर तरह का रोजगार भी जनरेट होगा, लेकिन विदाउट डिस्टर्बिंग द इकोलॉजी। मतलब आप पेड़ नहीं काटेंगे, आप उसी तरह का स्ट्रक्चर दीजिए, माहौल का खास ख्याल रखेंगे, अच्छी कंसल्टेशन लीजिए। तो उसमें मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरा तकरीबन 1 लाख नौजवान जो है वो उसमें एडजस्ट हो सकता है पूरे जम्मू कश्मीर में। मैं खाली कश्मीर की बात नहीं करूँ, जम्मू में भी बहुत सी प्यारी जगह हैं। आप राजौरी, डोडा को देखिए, आप उससे आगे पुंछ की साइड चले जाइए, बड़े खूबसूरत इलाके हैं। इस सारे इलाके में टूरिज्म को जम्मू कश्मीर जो है एक नाउन है पूरी दुनिया में। पर मुझे सॉरी अफेयर ये लगा कि आज तक टूरिज्म प्लानिंग हमारी नहीं कोई दे सका। अच्छे अच्छे मिनिस्टर भी आए, लेकिन टूरिज्म प्लानिंग जो है हमारी, जिसकी वजह से हमारे बहुत सी अच्छी जगह जो हैं खराब होती जा रही हैं। लोग अननेसेसरली जाके कहीं ब्यूटीफुल जगहों को खराब कर रहे हैं, तो उस पर टूरिज्म प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरी एक सोच है। तीसरा मेरा था कि पानी जो है मेरा यहाँ पर कश्मीर में पानी चारों तरफ है, बिल्कुल, लेकिन पीने के लिए साफ गिलास पानी नहीं है। और आपसे ये बताऊं कि मेरा लिदर का नाला, आपको देखिए कितना गशिंग वाटर है। आप सिंध का नाला देखिए सोनामर्ग में, कितना गशिंग वाटर है। आप फिरोजपुर का नाला नॉर्थ कश्मीर में ले लीजिए। अगर इन सब पानी को पूल किया जाए और फिर वो यूटिलाइज किया जाए ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, आई डोंट थिंक वी नीड एनी क्लीनिंग। जो अभी हम आजकल केमिकल्स डालते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, वो कहीं जरूरत नहीं है। और आज तक देखिए, आज भी गाँव में जहाँ पानी के अच्छे अच्छे चश्मे हैं, लेकिन लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। पर शहर में हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, नलके लगे हुए हैं घर में, लेकिन नलकों में पानी नहीं है। हर घर में मोटर लगी है, पानी से खींच रहे हैं। तो आप अगर इस पानी के साथ ये जो 3 बड़े मेजर मैंने बोले, इनको आप इकट्ठा कर लें और इनके साथ आप इन जो चैनल्स हैं जो घरों में जा रही हैं जोड़ दें, आई थिंक किसी को मोटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना पानी है। पर यही फील सॉरी कि यहाँ सारा जो भी कुछ हुआ, यहाँ सियासत की तरफ लोगों को लोगों की तरफ उलझाए रखा। बेसिक इकोनॉमिकल और बेसिक नीड जो हैं उसकी ओर हमारे लोगों ने कभी बहुत कम काम किया। तो मेरी वही जो सारे इस नौजवान जो मेरे साथ जुड़े हैं और मेरे बैच में, आई एम लकी कि मेरे जितने नौजवान थे मैक्सिमम IAS, KS एंड बाकी सारे बच्चे उसमें किए। आज वो रिटायर भी हो चुके हैं, और वो मेरे दोस्त जो हैं वो समझते हैं मेरी इस जो एनर्जी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग यूथ फॉर द कंस्ट्रक्टिव एंड्स। दिस इज व्हाट आई हैव डन माय लाइफ। जगमोहन सिंह जी, प्रोग्राम के इख्तिताम में आपसे जानना चाहेंगे कि इतनी सारी एक्टिविटीज में आप इस वक्त भी मशगूल है, सोशल लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, वो तो मेरे को आज मेरे बच्चे, मेरी बाकी फैमिली के लोग कहते हैं नाउ यू आर एट अ गुड एज, नाउ यू शुड रेस्ट। बट मुझे रेस्ट करना नहीं आता।
और वो बड़ी बात है। हाँ, आई फील हैप्पी कि साहब मैं किस तरीके से मतलब कंट्रीब्यूट करूं। अभी लेटेस्ट जो मेरी इस वक्त फोकस है कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट, जिसमें 8-10 लाख लोग हमारे हैं, जिसमें बहुत सी दस्तकारियां हमारी गायब होती जा रही हैं। वो गायब इसलिए होती जा रही हैं कि हमारी सरकार की अटेंशन उसकी तरफ नहीं है, हमारी लीडरशिप की अटेंशन उसकी तरफ नहीं है। अभी मैं ये जो आप देखिए हमारा टूरिस्ट आज अगर जब आता है तो वो सिर्फ लैम्बर्ट लेन और 2 जगह जाता है, वो शॉल और कारपेट को देखता है, उसके अलावा ना उसको और कोई चीज नहीं दिखती। तो हमारे पुराने वक्त में महाराजा हरि सिंह ने जो ये एस्टेब्लिश किया था 129 शॉप्स, जिसको हम हॉट हाउस बोलते हैं, नुमाइश कश्मीर में नुमाइश बोलते हैं। तो इसको पुराने उसी तरह से छोटी छोटी दुकानों के खोखे बना के रखा हुआ है और इसकी तरफ अब कोई भी टूरिस्ट को अट्रैक्शन नहीं देता। उसके बजाय जैसे हमारे पास आप चंडीगढ़ में देखेंगे फैशन हाउस है, ह्यूज कॉम्प्लेक्स, जैसे मॉल होता है ना, लेटेस्ट मॉल, उस टाइप का अट्रैक्शन होती है। अगर उस तरह का बनाएंगे तो टूरिस्ट अगर आके वहां देखेगा, हमारा फिरन देखेगा, हमारी शॉल देखेगा, हमारा तांबे का काम देखेगा, हमारे वुड फर्नीचर देखेगा, अखरोट का फर्नीचर देखेगा, हमारा वो पेपर माशी का वर्क देखेगा। जब वो सारे काम को देखेगा वो बाय करेगा। जब वो बाय करेगा डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन होगी, हमारे लोगों के पास पैसा आएगा। जब ना टूरिस्ट देखे ना बाय करे तो प्रोडक्शन कहाँ होगी? नेचुरली वो चीज तो डाई हो जाएगी। तो मेरा अभी फोकस मेन जो है उस प्रोजेक्ट की तरफ है, तो मैं उस पर थोड़ा सा काम किया। मैंने रिसेंटली प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है कि आप स्पेशल बजट इसमें दे दें ताकि हम एक अच्छा सा मॉल टाइप, एक ब्यूटीफुल एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएं, ताकि हर कोई टूरिस्ट कश्मीर में आने वाला उसको जरूर उसके यहाँ से गुजर के जाए और कुछ ना कुछ वहां से, क्योंकि अट्रैक्ट तो करेगा ही। हमारी हैंडीक्राफ्ट इतनी बड़ी अट्रैक्शन है कि आज फिर पूरे वर्ल्ड में वो एक्सेप्ट हो गया है। तो इस तरह से और बहुत सी चीजें हैं जो जा सकती हैं। हमारा ये जो वॉलनट का काम है, छोटे छोटे गिफ्ट हैं। आपको मालूम है दिस जो यूरोपियन कंट्रीज हैं हमारे, वो बनाते हैं बोल, ये अपने पेपर माशी वाले, इतना बिकता है। बहुत मार्केटिंग हो सकती है पर हम लोग दिखा नहीं पाए, हम लोग उनको बता नहीं पाए, इसलिए ऐसा वो मेरा एक अभी लेटेस्ट फोकस है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। जगमोहन सिंह रैना जी, अभी भी आपके पास काफ़ी सारे ख्वाब है। हम कामना करेंगे कि ये सभी ख्वाब जो है शर्मिंदा ताबीर हो। नाजरीन, हम जगमोहन सिंह रैना जी से बात कर रहे थे। उम्मीद है कि इन्होंने जिन एक्टिविटीज़ का जिक्र किया और अभी भी जिन एक्टिविटीज़ में ये मशगूल है और जितने भी ड्रीम्स इनकी है, अभी भी जो ये करना चाहते हैं बहबूदी के लिए, नौजवानों की बहबूदी के लिए, ये सब शर्मिंदा ताबीर हो। और ये भी उम्मीद करेंगे कि आपको आज का शुमारा दिलचस्प लगा होगा। अगले शुमारे में एक और मेहमान के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।